हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का अगेन यूनिकेसी सेंटर पे स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज कंटिन्यू थी वो हम लगातार चला रहे थे। तो वो लगभग उसमें अगर देखा जाएगा तो उसमें लगभग हमने 75% से ज़्यादा हमने सिलेबस को कवर कर रखा। बस एक आध चैप्टर रह गया, उसके कुछ पार्ट्स रह गए। तो हमारी पूरी की पूरी जो मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी वो टोटल हमने फिनिश हो चुकी होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप में से ऐसा कोई फर्स्ट स्टूडेंट है, मतलब पहली बार इसने चैनल पर विजिट किया है, तो अगर आप लोगों ने 12th के इंडियन इकोनॉमी की आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। आप वहां पर जाके सारी चीज़ों को मतलब हर एक चैप्टर को वहां मैंने पूरी की पूरी जो इंडियन इकोनॉमी होती थी उसको मैंने पूरी की पूरी मतलब जितने भी चैप्टर्स में 13 जो चैप्टर मैंने उसको पूरी डिटेल में कवर करा है। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे इससे पहले कि मैंने आपको जो पार्ट 2 में बताया था कि मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ रहे थे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने आपको दो चीजें मतलब उसमें पहले आप पार्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि बीओपी होता क्या है, उसको मैंने काफी बारीकी से मैंने आपको समझाया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कुछ कंपोनेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा किस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा फिर हमने पढ़ा था कि मतलब जो सेकंड पार्ट हमने देखा था कि जो हमारा करंट अकाउंट क्या होता है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको दृश्य मध्य वगैरह, दृश्य मध्य, अदृश्य मध्य, चालू हस्तांतरण वगैरह के बारे में काफी डिटेल में बात की। तो आज हमारा जो इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। तो अगर जिन्होंने फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उस चीज को देखिए, देन इस वीडियो पे जंप कीजिए, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सीधे जो आता है मतलब सबसे पहले जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट में किन किन चीजों को मेंशन किया जाता है, किन किन चीजों को देखा जाता है। तो अब यहाँ पर एग्जैक्टली अगर बात बता दूं तो यहाँ पर जो टॉपिक हमारा चलता है वो कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि हमें पता है कि बीओपी का मतलब क्या होता है कि हमारे देश द्वारा शेष विश्व के साथ जो भी ट्रांजैक्शन किया जाता है, मतलब जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है, तो उसका जो रिकॉर्ड होता है ना, उस रिकॉर्ड को हम बीओपी कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पता है कि दो प्रकार का बनता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के रूप में, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अदर जो भाग होता है कैपिटल अकाउंट, उसमें हम किन किन चीजों को मेंशन करते हैं और कैपिटल अकाउंट होता क्या है। सिंपल सी बात है। तो कैपिटल अकाउंट का मतलब है कैपिटल का मतलब कि यहाँ पर बात होगी पूंजी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड बात होगी, ठीक है। यहाँ पर गुड्स नहीं आएंगी। क्या करूँ मैं बार बार, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर गुड्स की बात नहीं होगी, यहाँ पर किसकी बात होगी, कैपिटल की, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पूंजीगत खाता भुगतान से इसका एक महत्वपूर्ण घटक है। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो हमारा बीओपी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कह सकते हैं कंपोनेंट, ठीक है। जिसमें ठीक है क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, उधार, निवेश, ठीक है, विदेशी निवेश भी कह सकते हो, ठीक है, बैंकिंग पूंजी तथा एनआरआई जमाई को शामिल किया था। अभी हम देखें डिटेल में क्या था। तो सिंपल से कह दो, अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि व्हाट इज अ कैपिटल अकाउंट, तो सिंपल से कह दो कि जो कैपिटल अकाउंट होता है हमारे देश के द्वारा जितना भी ट्रांजैक्शन किया था किस रूप में, उधार के रूप में, निवेश के रूप में, बैंकिंग पूंजी के रूप में या एनआरआई जमाई वगैरह के रूप में, तो उन सारी चीजों को हम कौन से अकाउंट में मेंशन करते हैं, वो कैपिटल अकाउंट में आता है। अगला जो मेन टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि हमारा कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, पूंजीगत खाते के अंतर्गत पूंजीगत खाते में बेसिकली उसके 5 घटक होते हैं जो आपको चीजों को देखना है, ठीक है। वो 5 घटक कौन कौन से होते हैं, उधार, ठीक है, पहला क्या है निवेश, ठीक है, विदेशी निवेश कह सकते हैं इसको, बैंकिंग पूंजी, ठीक है, एनआरआई जमाई और अल्पकालीन व्यापार शेष, ठीक है। तो अब हम इसको डिटेल में देखेंगे क्या होता है कि अगर आप लोगों ने इनमें से किसी चीज के बारे में सुना तो सबसे पहले आप लोग जाके कमेंट करें और बताएं कि एनआरआई जमाई वगैरह क्या होते हैं, विदेशी निवेश क्या होता है, ताकि आपको बिल्कुल इजी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो फर्स्टली हम देखेंगे उधार क्या होता है। तो उधार का मतलब क्या होता है कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ रहे हैं, तो उधार का जैसे कि अगर हमारे देश द्वारा मतलब इंडिया द्वारा, इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक, अगर वो क्या करती है कि किसी दूसरी कंट्री से मतलब जैसे कि अमेरिका हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, अगर हम उनसे क्या होता है कि उधार लेते हैं तो उनके द्वारा जो उधार पैसा हमें दिया जाएगा तो उस पैसों को हम कौन सा अकाउंट में रजिस्टर्ड करेंगे, वो कैपिटल अकाउंट में मेंशन किया जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो उधार होता है, उधार हम दो तरह से लेते हैं। कैसे, एक तो हम लेते हैं बाहरी वाणिज्य उधार के रूप में, दूसरा क्या है बाहरी आर्थिक सहायता। इन दैट केस की मतलब कि अगर जैसे कि मान लेते हैं कि हमें किसी बाहरी वाणिज्य मतलब जैसे कह सकते हैं व्यापार वगैरह से अगर हमें उधार मिलता है, ठीक है, या फिर किसी और जगह से अगर हमें बाहरी रूप में उधार मिलता है तो वो क्या कहलाएगा, एक इस प्रकार का। दूसरा अगर हमें कोई उधार के रूप में क्या आर्थिक सहायता देना चाहता हो तो मतलब दोनों को जो कंबाइन कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, उधार। और जो इसका दूसरा पार्ट है वो क्या है, विदेशी निवेश।
विदेशी निवेश क्या होता है? विदेशी निवेश का मतलब क्या होता है कि हम मतलब कोई भी कंट्री अगर हमारे यहाँ पर आके पैसा लगाती है, कोई भी कंट्री, ठीक है, तो उसका जो निवेश होगा मतलब विदेशी निवेश से दो प्रकार के काउंट किया जाता है। पहला क्या है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जिसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या होता है? विदेशी संस्थागत। तो आप लोगों को इतना पता है कि आज जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, वो इस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, ठीक है। अब ये होता है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का मतलब होता है, सिंपल सी बात है कि कोई बाहर की कंपनी, ठीक है, कोई भी बाहर की कंपनी किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, अगर वो डायरेक्ट आके हमारे देश में पैसा लगाती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब उस पर किसी भी प्रकार का कोई बैरियर नहीं होता, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है? हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा अगर विदेशी संस्थागत निवेश, इसे क्या कहते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी संस्थागत निवेश। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में बहुत सारे एनजीओ वगैरह चलाए जाते हैं, ठीक है, एनजीओ हो गए, ठीक है। तो अब उसमें से कुछ एनजीओ होते हैं जो बाहर की कंपनियों के होते हैं, बाहर के देशों के होते हैं, तो उनके द्वारा जो हमारी इकोनॉमी में जो पैसा लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी संस्थागत निवेश। नेक्स्ट इसका कंपोनेंट क्या है? बैंकिंग पूंजी। अब ये चीज आपको लॉजिकली पता है कि जैसे कि ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह से क्या ग्लोबलाइजेशन का शिकार हो चुके हैं, ठीक है। तो उसमें सिंपल सी बात है कि हमारे देश में अगर बात करें जितने बैंकिंग सिस्टम है, तो वो पूरी की पूरी क्या होती है कि दूसरे विश्व के साथ के बैंकों के साथ क्या कनेक्टेड है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारे देश में जैसे कि मानते हैं कि किसी विदेशी बैंक द्वारा, अगर हमारे देश के किसी वाणिज्य बैंक में विदेशी बैंक द्वारा पैसा भेजा जाता है या फिर हमारे द्वारा उनके बैंकों में पैसा भेजा जाता है, तो वो सारे के सारी जो डिटेल होगी, उस सारी डिटेल को हम किसमें मेंशन करेंगे? वो हमारी बैंकिंग पूंजी में जाएगी, ठीक है। तो अगला हमारा जो क्या कहलाता है वो एनआरआई जमाई क्या होती है, ठीक है। एनआरआई जमाई का मतलब क्या होता है? सिंपल समझना। तो एनआरआई जमाई का मतलब जैसे कि अगर बात करो हमारा देश है, ठीक है, हमारे देश में सिर्फ क्या है कि वो इंडिया के लोग शामिल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ मतलब कह सकते हैं हम, मतलब कहते हैं गैर नागरिक कह सकते हैं, ठीक है। तो जब हमारे देश में कोई गैर नागरिक आता है, मतलब कि पैसा लगाने आता है, फिर ऐसा घूमने वगैरह के, या फिर कोई किसी और बिजनेस वगैरह के पर्पज से, ठीक है, तो उनके द्वारा जब उन्हें पैसे की रिक्वायर्ड होती है, तो जब वो अपने देश से पैसा मंगाते हैं, तो उस पैसों को क्या होता है कि हमारा कौन से मतलब किस रूप में आता है? वो एनआरआई जमाई, मतलब नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गैर भारतीय निवासी कह सकते हैं, उस रूप में क्या होता है? हमारा पैसा इसमें आता है और वो फिर हमारा कौन सा अकाउंट में दर्ज होगा? वो हमारा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अगला क्या होता है? जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अल्पकालीन व्यापार जमाएं। ये समझना क्या होता है कि अल्पकालीन व्यापार जमाएं वह जमाएं होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हमें पता है कि हम जानते हैं कि हमारे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है कि हम कुछ शॉर्ट टर्म में लेन देन करते हैं, ठीक है, मतलब जैसे ये शॉर्ट ट्रांजेक्शन हो गई कि डेली बेसिस पे हो गया, फिर मतलब कह सकते हैं कोई भी चीज कि हमने आज खरीद लिया कल बेच दिया, ठीक है। तो जब हमारे देश द्वारा फिर दूसरे देशों के साथ क्या होता है? इस प्रकार के जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं ना, तो वहां पर जो भी ट्रांजेक्शन का जो अमाउंट होता है, तो वो किसमें हमारा रजिस्टर्ड किया था? वो हमारा कैपिटल अकाउंट में। तो ये बेसिकली कहते हैं हमारे 5 जो कंपोनेंट्स है कौन से? कैपिटल अकाउंट के, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।